हाय वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द डे 7 एंड 8 ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हम सीरीज स्टार्ट कर चुके थे 1 फरवरी से। नाउ वी आर एट ऑन द डे 9th ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो प्लीज दोज हु हैव नॉट वॉच्ड इट, आप डे 1 से लेके डे 6 तक के सारे क्वेश्चंस को देखिए और आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करिए, एनालाइज करिए और सेल्फ एवेल्युएशन करिए। और जिसको नहीं पता है, मेरे पास पेड ग्रुप नॉन पेड ग्रुप दोनों भी है। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो मेरे बायो के थ्रू। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप डायरेक्टली डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग हो रहा है, आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट पार्ट में तो हमने देख लिया था पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, कैसे उसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली हीटिंग इफेक्ट का कोर पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपने आंसर राइटिंग पार्ट से। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ फिनोमेना इन विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वो टू लाइनर डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है आप यही लिख के आओगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये मैंने पहले ही चैप्टर बता दिया था। दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। गैस कंडक्टर यहाँ पे क्या होता है, मेटल। ठीक है। इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम ऑफ द कंडक्टर, द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांसफर होता है या कोलाइड होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में, वैसे ही हीट में ट्रांसफर होता है वो। दिस इफेक्ट इज वाइडली यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं, आयरन होते हैं, केटल होते हैं। केटल तो अभी सभी यूज कर रहे होंगे ठंड में। बल्ब्स हो गए, फ्यूज हो गए एंड सो ऑन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज बीन आस्क्ड बाय सीबीएसई इन बोर्ड। तो आप इसको प्लीज रेफर करो। अकॉर्डिंग टू दी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इन्होंने क्या बोला था, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किन किन कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट की हीट प्रोड्यूस हो रही है। इनके अकॉर्डिंग द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, एंड द टाइम कितने में वो करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सारे के सारे। हीट, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ये लॉ क्या क्लियरली इंडिकेट करता है कि इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन करंट कैन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एज हीट डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ करंट। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो करेगा तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये इसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है। जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में 2-3 एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं इससे रिलेटेड, वो एक्टिविटीज़ को आप प्रेफ़र कर सकते हो। 11.3 पेज नंबर आई थिंक पेज नंबर 177 पे 11.3 करके एक एक्टिविटी है जिसमें आपको फैक्टर्स जिस ऑफ रेजिस्टेंस बताया गया है, जिस जो डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा आप एक और उसके ऊपर जस्ट एक्टिविटी दी हुई है, उसमें नाइक्रोम वायर से पूरा उन्होंने बताया है, डिस्क्राइब किया, आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। तो दिस इज़ चैप्टर 11 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। तो आप उससे जाके एक बार रीड करिए, वहाँ पे जो इतनी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो आप प्लीज़ जिसने नई एनसीईआरटीज़ को पढ़ा है, सबसे पहले वो उसे रेफर करें, उसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि उसमें ये सब बताया गया है कि वाई करंट फ्लोज, एंड डिफाइन करिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ये सारे क्वेश्चंस 2025 सीबीएसई ने पूछे भी हैं, तो प्लीज़ गो एंड रीड दैट चैप्टर फर्स्ट। फैक्टर्स जो क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हीट को, करंट, रेजिस्टेंस, टाइम, सेम एज जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उसका स्क्वायर है। कंडक्टर्स है हायर रेजिस्टेंस एंड प्रोड्यूसेस मोर फॉर द सेम टाइम, या फिर सेम करंट। इनका रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर्स का, वो हाई, जैसे मेटल की कंडक्टिविटी हाई होती है ना, सेम वैसे ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी हाई होता है। फॉर द कंडक्टिविटी, कितना इलेक्ट्रॉन का कितना ज़्यादा मूवमेंट होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होते हैं वो पार्टिकल्स उसके। टाइम क्या होता है, द लॉन्गर द करंट फ्लोज द मोर द हीट इज जनरेटेड। ये भी टाइम पे ही डिपेंड करता है, जितनी देर तक करंट फ्लो होगा उतना हीट जनरेट होगी। अब एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो एप्लीकेशन पार्ट क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के इलेक्ट्रिकल हीटर्स में यूज होता है। कैसे? हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही थी, वो 11.2 एनसीईआरटी में दी हुई है, आप प्लीज वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है। द इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अब तो आई थिंक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया है। गेट्स हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड एमिट्स लाइट। और ये क्या फ्यूज हो जाता है, ये भी पूछते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट्स व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज, प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम डैमेज। ठीक है, बहुत अच्छी डिस्कवरी थी ये। इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड केटल्स जो अभी हम यूज कर रहे हैं फॉर क्लोथिंग एंड बॉइलिंग, इसका ये एप्लीकेशन पार्ट है। वन वन लाइन में आप याद करिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ लेता है तो आप यही चार लिख के आओगे और उसी को एक्सप्लेन करके आओगे क्यों ऐसा होता है।
नाउ दी प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, जो पेड ग्रुप वाले मेंबर्स है वो यहाँ से डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट अफेक्ट द हीट प्रोड्यूस बाय अ कंडक्टर कैरिंग द करंट। तो देख लो, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यस डिपेंड करता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी था ना, और टाइम भी पे डिपेंड करता है, लेकिन कलर से क्या करना था ना उसका। सेम विद दिस, ये इंपॉर्टेंट है, हीट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी कंडक्टर में और करंट फ्लो कर रहा है और वो डबल कर देते हैं अगर हम करंट को, तो वो क्या डिनोट करता है? जूल्स लो तो यही बोलता है ना, आई स्क्वायर आर टी। सुबह बता रही हूँ, अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं। तो अगर हम करंट को डबल कर लेते हैं तो हीट भी तो डबल हो जाती है। अगर डबल हीट होएगी तभी तो अगर आप करंट को डबल कर रहे हो, करंट तो स्क्वायर है, तो हीट तो ट्रिपल हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए, मतलब ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स हो जाएगी, तो इसीलिए हमने इसको बोला है कि ये क्वाड्रुपल्ड हो जाएगी, ठीक है? सी इज द करेक्ट आंसर। सेम विद दिस, नाइक्रोम यूज करते हैं, आप ये अपने आप पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ मिलेगी। अभी कम टू द केमिकल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? केमिकल इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? अब आप बोलोगे कि इसको तो पहली बार पढ़ रहे हैं, इसे इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल से करंट का क्या लेना देना है? तो ऑफकोर्स लेना देना है। द केमिकल करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स अकर chemical effect of electric current occurs when an electric current passes through a conducting liquid। conducting liquid मतलब आप ऐसा कोई मीडियम जनरेट करते हो जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को पास कराते हो, कोई ऐसा सोल्यूशन बना के जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के चार्जेस। Flow of current causes the chemical reactions such as decomposition of substances and gas formation at the electrodes, and the entire process is called electrolysis। electrolysis में क्या होता है? आप क्रिएट करते हो मीडियम जहाँ पे एक दूसरे से डिकम्पोजिशन हो, मेटल एलिमेंट्स का रिएक्शन प्रोड्यूस हो, इससे हीट निकले, तो वो मीडियम में आप करंट भी प्रोड्यूस करा सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होता है सब्सटेंस जो कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को इन मॉल्टन और aqueous सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। तभी तो मूवमेंट होगा, तो जब मूवमेंट होगा तभी तो करंट प्रोड्यूस हो पाएगा। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? कंडक्टिंग रॉड होती है, जैसे एनोड कैथोड तो आपने पढ़ा ही होगा। कंडक्टिंग रॉड्स होती है और प्लेट्स होती है जो हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखते हैं, केओएच वगैरह का एक्वा सॉल्यूशन नहीं होता उसमें हम रखते हैं, आपने देखा होगा। तो उसी में वो एक्वा सॉल्यूशन जो होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट जैसा करता है। इसके एग्जांपल्स ना एनसीईआरटी में मेंशन भी है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हो कि क्या कंसीडर, मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ठीक है? एनोड एंड कैथोड क्या होता है? एनोड जो होता है वो ऑक्सीडेशन कराता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और कैथोड जो होता है वहां पे रिडक्शन होता है, उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है, तो फिर वही चीज होती है कि आप एनोड और कैथोड पे मूवमेंट करा पाते हो, तभी आप एक पूरा लूप क्रिएट कर देते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो, सेम मैंने यही बताया कि पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड गेन द इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है? नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? जो एनायंस होते हैं वो मूव करते हैं एनोड की तरफ और लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? फैराडे के लॉ में क्या बोलता है? फैराडे का ही इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ है, वो पहला लॉ उसका क्या बोलता है? ये सब आप याद रखिए, पिन पॉइंटर्स, क्योंकि यही आप मेंशन करके आओगे अपने मेंस डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। कि फर्स्ट लॉ इसका क्या बोलता है? द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास। या कोई भी जो मास होता है सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड बाय द सेम चार्ज, मतलब हर एक मास जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस पे डिपॉजिट हो रहा है जिसका चार्ज सेम है, आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। अब इसकी एप्लीकेशन देखो, दोनों पार्ट्स आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है Q1 Q2 पर आर स्क्वायर, ऐसे ही इसका फॉर्मूला है। तो आप वहां से भी ये चीज देख सकते हो, आप एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो ये इसको और डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि कैसे वो मतलब दोनों से इंटरलिंक्ड है, और रिलेशंस क्या हैं उन दोनों के बीच में, और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी उसमें दिए हुए हैं बॉक्सेस के फॉर्मेट में। एप्लीकेशन क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग, बैटरी ऑपरेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन पार्ट आपको याद करना है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे फ्यूज वायर में एक और चीज़ें होती है, जैसे आपका जो 2023 और 25 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एलॉयज जो होते हैं उनका हाई रेजिस्टिविटी होती है देन मेटल्स, तो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि मटेरियल्स जो यूज करते हैं हम हीटिंग डिवाइसेस में, वो किस किस चीज के होते हैं। तो आप एक ये क्वेश्चन देख सकते हो। एक क्वेश्चन आपका था फ्यूज वायर से रिलेटेड, ठीक है? फ्यूज वायर में क्या था कि आपके जो एलॉयज होते हैं
जो आपके अलॉयज़ होते हैं, जैसे एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ठीक है? इनमें क्या होता है, हाई रेज़िस्टिविटी होता है इनकी। रोज से हम रेजिस्टिविटी को बताते हैं एंड उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये था कि आपका बताना होता है कि कौन से मटेरियल को हम यूज करते हैं जो जिनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स से और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। तो आप एक बार वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रेफर कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, फ्यूज और इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह के बीच में जो डायग्राम्स बनाने होते हैं छोटे छोटे, वो सारे डायग्राम्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर द बेटर आंसर राइटिंग पार्ट। जैसे एक करंट को आपने यहाँ से फ्लो करा दिया और यहाँ पे आपने फ्यूज बनाया, फ्यूज को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने फ्यूज लिख दिया, फॉर एग्जांपल आप 5 एम्पियर का कोई करंट फ्लो करा रहे हो उसके बीच में, ठीक है? इसी से कनेक्ट करता हुआ, और यहाँ पे दिस इज योर इलेक्ट्रिक आयरन सपोज, ठीक है? इसमें आप ऑलमोस्ट समझ लो 4 या 4.5 एम्पियर का कोई भी करंट आपने फ्लो करा दिया, 1 किलोवाट पावर कर दी और 220 वोल्ट, मतलब इस तरीके से कुछ भी आप डायग्राम्स बना के आ सकते हो, जिससे आप इजीली प्रेजेंटेशन को अपने अच्छा बता पाओ, ठीक है? तो आपको ये भी पता चल गया कि होता क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आई स्क्वायर आर टी पे डिपेंड करता है, वो जितना रेजिस्टेंस जितना टाइम। अब आपसे पूछते हैं कि एक्सप्रेशन निकालते कैसे हैं, या फिर कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है जब भी कोई करंट को हम पास करते हैं थ्रू एनी सर्किट, और कितने देर तक, कितने टाइम तक। तो उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी में पूरा फिगर दिया हुआ है, जिसमें आपको बताया है कि कहाँ पे क्या कनेक्ट कराते हैं, या ओम्स के लॉ से कैसे डायरेक्टली इसको डिराइव करते हैं, तो वो आप देख सकते हो। और भी क्वेश्चन एक और पूछता है जो एनसीईआरटी ने पूछा है, मतलब जो सीबीएसई ने 2024 के अराउंड पूछा था। वो क्या था, आपको जूल्स लॉ पे डेफिनेशन, मतलब जूल्स लॉ पूछा था उसने, आप डिफाइन करिए होता क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और कैसे ये इफेक्ट यूजफुल है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिक सर्किट में, किस तरीके से ये यूजफुल है फॉर सेफ्टी डिवाइसेस, तो ये कैसे वर्क करता है, तो इससे रिलेटेड एप्लीकेशन पार्ट उसने क्वेश्चन पूछा था, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है? अब ये वाले क्वेश्चंस तो जिसके पास में पीडीएफ होगा वो अटेम्प्ट कर सकता है, और जो अटेम्प्ट करना चाहता है वो पॉज करके यहाँ पे इसे रीड कर ले, और उसके बाद में फर्दर वीडियो को प्ले कर ले, ठीक है? नाउ कम टू द मैग्नेटिक इफेक्ट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इंटायर इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड पार्ट, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस अगर बनता है तो यहाँ ऊपर वाले से तो जूल्स लॉ से बन जाता है, ठीक है? और अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से बन जाता है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमेशा एनालिटिकल और स्टैटिक और न्यूमेरिकल तीनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब इसमें तो आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस के फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर हायर क्लासेस, ठीक है? तो आप ये वाला समझो क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? हीटिंग इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मैंने पहले वाले पार्ट में कराया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बार देख लो, एक सेकेंड। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसकी मैंने ना शायद आपको एक सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, जो था इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। पी यहाँ पे पावर है, तो अगर आपसे पी से और भी वैल्यू पूछी है, या आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट करके न्यूमेरिकल्स आ गए, तो आप तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा के जाओ। लेकिन अगर आपको सिर्फ पी की वैल्यू दी हुई है या फिर आई की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, वी आई इंटू टी, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू आईवी होता है, आपको पता है। तो ई को ही हम हीट से भी डिनोट करते हैं, तो ये वीआईटी भी हो जाता है, ठीक है? तो इससे भी आप डायरेक्टली यहाँ पे टी टाइम पीरियड है, ठीक है? तो हीट को हम जूल्स में ऐसे मेजर करते हैं वीआईटी से भी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये आप याद रखो। और पी इज इक्वल्स टू वी आई तो सबको ही पता है, और v इज इक्वल्स टू आई आर, ये भी आपको पता है, ठीक है? अब आप इसको i को इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर भी ले सकते हो, ये भी आपको पता है। मतलब इससे कितने भी फॉर्मूला नहीं बना सकते हो। तो इसमें जब हमको पता चल गया, तो हम v की वैल्यू अगर आई आर रखते हैं, तो हम इससे v इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी बना सकते हैं, ठीक है? h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है। सिमिलरली यहाँ से अगर हम फॉर्मूला को डिनोट करें, तो p इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर बनता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखिएगा। एसआई यूनिट पावर की वाट होती है, ये तो मैंने पहले चैप्टर में बता ही दिया था आपको। इसके अलावा एनसीईआरटी में ना एक टेबल में वो दिया होगा, द मोर यू नो करके, या फिर बेसिक फैक्ट्स, तो उसमें जो दिया हुआ है पॉइंट्स, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट होता है, ठीक है? मतलब बेसिक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता ही होनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, मैं वो आपको बता देती हूँ।
इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, उसने डायरेक्टली बोला था कि आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पावर को, वो क्या होता है। फिर आपसे पूछा था कि उसके टर्म्स वी और आर के फॉर्मेट में डिफाइन करिए। तो ये सीबीएसई 2024-25 दोनों में आया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। मैग्नेट मैग्नेट का मतलब तो आपको सिंपल समझ में आता है कि जहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मैग्नेट आपको पता कैसे चलता है कि मैग्नेट है क्या चीज़, उससे आप कैसे डिफाइन करते हो या फिर कैसे समझते हो कि मैग्नेट किस चीज़ को बोलते हैं। कि अगर आपका कोई कॉइल है या फिर कोई भी आप एक रॉड है, ठीक है, रॉड कंसीडर करो आपकी मेटल की है, जहाँ पे आप करंट को फ्लो करा रहे हो, लेकिन फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कैसे नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड्स जा रही है, वो आप सब डिटेल में भी पढ़ोगे। लेकिन कैसे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसी को हम बोलते हैं कि अगर हम किसी रॉड में, किसी वायर में कहीं कंडक्ट इलेक्ट आयरन मतलब कहीं किसी वायर में या किसी रॉड में अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम करंट को फ्लो करा रहे हैं उसके अराउंड अगर हम मैग्नेट लेके जाते हैं, तो क्या कोई फील्ड जनरेट होती है या करंट डिफ्लेक्ट होता है। तो वो इफेक्ट देखने के लिए हमने, वैसे तो इनका एक्सपेरिमेंट सबसे बेस्ट था, इन्होंने ये चीज बताई थी, लेकिन उसको जब फर्स्ट टाइम देखा तो उसे डिफाइन किया गया, उसे क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिफर्स टू द फिनोमेना इन विच करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर मतलब मेटल, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कैसे जिस भी कोई वायर में या किसी भी कंडक्टर में आप अगर करंट को फ्लो कराते हो, तो आपको दिखता है कि उसके पास मैग्नेट ले जाओगे तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट करता है, मतलब आपको जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करता है। दिस डिस्कवरी स्टैब्लिश्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मतलब कितना बड़ा चीज है ये कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का क्या रिलेशन है, इससे पता चल गया। और इसी पूरे फिनोमिना को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेट करंट के थ्रू अगर हम मैग्नेट फील्ड जनरेट कर दे, तो हम उसे पूरे फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये ऑब्जर्व किया था सबसे पहले ऑर्स्टेड ने। इन्होंने क्या बोला था कि कंपास निडल को अगर हम प्लेस करते हैं किसी करंट कैरिंग वायर पे, तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है, और यही इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लो। इनका एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके का था कि यहाँ से आपने बैटरीज बनाई, यहाँ पे आपने फ्यूज लगाया केस से, और दिस वाज दिस, आप यहाँ पे एक वायर को रखा, यहाँ पे आप ले गए मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और यहाँ से आपने कनेक्ट कराया। तो जब आप इसको ले जा रहे हो, तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक कंपास जो है, ये दिस इज योर मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट करता है। और उसने स्ट्रेट लाइन में इसको प्लेस किया। तो ये एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप था उनके। जब भी आप डायग्राम बना के आओगे तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बना के आइएगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले अगर ये क्वेश्चन पूछता है। इसने क्या बोला था, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर हम किसी वायर को या किसी कंडक्टर यहाँ पे वायर है या फिर रॉड है उसको रखते हैं, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। कंपास नीडल रिफ्लेक्ट्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस द रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं करंट की, तो वो रिवर्स कर देता है डिफ्लेक्शन को भी। अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा होता है तो साउथ से नॉर्थ जाने लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये क्या प्रूव क्या करता है ये चीज। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो होता है वो इंटर रिलेटेड फिनोमिना है। और उसी पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसके क्या क्या फैक्टर्स, मतलब ये किस किस चीज़ पे काम करता है, इसके एग्जांपल्स आप कैसे दे सकते हो। बेसिक आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं इसी पे काम करती है, जनरेटर्स हैं और एक्सेट्रा जो भी है वो भी इसी ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। मैग्नेटिक फील्ड होते क्या है, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने एक्सपेरिमेंट तो उसका समझ लिया, उसने ये भी बता दिया कि डिफ्लेक्ट करता है और किस कारण से हो रहा है, ये भी उसने समझा दिया। अब देखो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं और जो लाइंस होती हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म करती हैं अराउंड द कंडक्टर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब इस तरीके का सर्कल बनाती हैं अराउंड अ कंडक्टर। अगर यहाँ पे एक वायर रखा है तो उसकी चारों तरफ ये सर्कल फॉर्म करती है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब ये हम राइट हैंड थंब रूल से शो करते हैं कि कैसे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन ऑफ करंट पे। अगर सपोज यहाँ ये वायर है, अगर इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो आप उसके जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने हैंड को प्लेस करोगे, मतलब थंब जो है वो आपकी
उस डायरेक्शन में प्लेस होगी, मतलब थंब का जो डायरेक्शन होगा, सिंपल याद रखो, अगर करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो थंब का डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से रोटेट करेगी इस तरीके से। तो आप ये बता सकते हो कि जहाँ पे भी हम थंब का डायरेक्शन जहाँ पे लेके जा रहे हैं वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो हो रहा है। द इन अ स्ट्रेट कंडक्टर हेल्ड राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्ल्ड फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करंट यहाँ पे है, आपने हाथ को थंब, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, थंब आपने ऊपर प्लेस किया और आपका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, नॉट द क्लॉकवाइज। तो ये जो डायरेक्शन होता है ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पर है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ सर्कुलर पैटर्न। व्हाट ये क्या शो करता है कि एट द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये क्या बताता है कि जब ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन सारे मैग्नेटिक फील्ड की ये जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आपको मैं समझाऊँ ऐसे, सपोज करंट यहाँ पे आपका आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। नाउ आई टेक दिस कलर, ये ये वाली, दिस वन एंड दिस वन। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कंपैरेटिवली, ए पॉइंट में लिख देती हूँ, ये बी लिख देती हूँ, सी लिख देती हूँ, डी। तो ए पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी कंपैरेटिवली सारे पॉइंट्स से, क्योंकि जितना पास फ्लो होगा, जितना कम गैप होगा इन सब के बीच में, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये बेसिक रूल है। तो स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है करंट की? इंक्रीजेस द करंट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स। इसका फॉर्मूला होता है के एन आई। के एन आई का मतलब होता है जितना आपका नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, और के आपका कांस्टेंट है, मतलब जितने आप गैप होते हैं, एयर गैप उसको बोलते हैं, जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे और जितना करंट को आप फ्लो कराओगे, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती चली जाएगी। और यही प्रिंसिपल से वर्क करता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? एक कॉपर का वायर लेके आपने इस तरीके से बनाया होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो टर्न्स होते हैं इसमें आपने करंट को फ्लो कराया होता है, तो आप ये पूरे कंडक्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके अराउंड जो है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, ये एक पूरा मैग्नेट बन जाता है। और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है, उसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड जनरेट कर पाते हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट हो जाएंगी लूप में। तो ये जो सोलेनॉइड होता है कॉपर का पूरा वायर होता है, जिससे कॉपर कॉइल को हम ऐसे मल्टीपल टर्म्स में इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे हम सर्किट को प्लेस कर देते हैं, तो ये पूरा मेटल की तरह वर्क करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा। उसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं, और उसी में जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, तभी इसका फॉर्मूला के एन आई होता है, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती है। Solenoid क्या होता है? Is a long coil of insulated copper wire. When current flows, it behaves like a bar magnet, inserting a soft iron core. अब क्या होता है, अगर आप इसी सेम वायर में, सपोज करो ये आपका वायर है, इसी में आप एक सॉफ्ट आयरन कोर को आयरन डाल दो, मतलब सॉफ्ट आयरन को आप डालोगे, तो ये क्या होता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जैसा बिहेव करने लगता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही बन जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी इसमें ट्रिक नहीं है। प्रॉपर्टीज आप जरूर देख लो, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेसिकली क्या, ये इमेजिनरी लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में आपकी कंपास मूव कर रहा है, ठीक है। उस चीज को आप इमेजिनरी लाइंस को कंसीडर करते हो। सपोज करो ये आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो मैं एक बेसिक डेफिनेशन, आपने तो पढ़ाई होगा लेकिन बेसिक बेसिक चीज मैं बता देती हूँ, कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, ये तो सबको पता है, इसका डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, और सेम ऐसे ही फ्लो होता है इसका, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाना, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाना। ये साउथ टू नॉर्थ नहीं जाती है, मतलब ये इरेलीवेंट है, ये जाती ही नहीं है, मतलब इनसाइड द मैग्नेट इट इज जीरो। लेकिन जो सब यहाँ पे पोल पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, इस पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सबसे ज्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि यहाँ के बीच का जो गैप है, यहाँ के जो बीच का जो डिस्टेंस है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। जितना कम डिस्टेंस उतनी हाई मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कम होती है कंपेरेटिवली, जितना मैग्नेटिक फील्ड इनके पोल पे होती है बार मैग्नेट के, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये इमर्ज करती है, नॉर्थ से साउथ में जाती है, ये आपको पता है। अब क्या होता है, जो इनसाइड मैग्नेटिक मैग्नेट होता है, डायरेक्शन जो नॉर्थ टू साउथ होता है, इनका डायरेक्शन कंटिन्यूअस होता है, मतलब अंदर का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ मूव करने का, इस तरीके से कंटिन्यूअस होता है। ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब किधर भी डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन ये जो है ना, ये यूनिफॉर्म होता है, ये याद रखो। नॉर्थ साउथ से नॉर्थ का डायरेक्शन जो इनसाइड द बार मैग्नेट होता है, दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली क्लोज्ड लूप बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि द टेंजेंट एट अ पॉइंट विच गिव्स द डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड,
जैसे आपने एक क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि 2 मैग्नेटिक फील्ड क्या एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, और अगर क्रॉस कर सकती है तो ऐसा क्यों है? मतलब क्यों ये बोलते हैं कि नो 2 मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर? वो इसलिए, और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोज इस तरीके से, तो इनके पास दो डायरेक्शन हो जाएगा, एक ये वाला डायरेक्शन, एक ये वाला डायरेक्शन। और ये जो दोनों डायरेक्शन होएगा ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक ही चीज का आप दो डायरेक्शंस नहीं शो कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के, इसी वजह से कभी भी मैग्नेट के एक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और बाहर मैग्नेट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डायरेक्शन कैसे बताते हैं फ्लेमिंग्स रूल के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन बताता है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी फोर फिंगर होती है, आप इमेजिन करो, जो आपकी फोर फिंगर होती है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मिडिल फिंगर आपकी करंट होती है, मतलब जहाँ पे भी करंट आपका फ्लो कर रहा होता है वहाँ पे आपको मिडिल फिंगर रखनी होती है। देन जो थंब का डायरेक्शन होता है, जिस जैसे सपोज आपका करंट यहाँ फ्लो फ्लो कर रहा है, तो आप यहाँ पे मिडिल फिंगर को रखोगे, थंब आपका आउटवर्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग का थंब, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड थंब रूल है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड को यूज करना है, और जहाँ पे भी आप में डायरेक्शन आपका करंट का होगा वहाँ पे आप मिडिल फिंगर को रखोगे और सारी डायरेक्शंस आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि किस साइड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, किस साइड में आपका फोर्स होएगा, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है वो पार्ट याद रखो। इसका शायद एक एक फॉर्मूला होता है, आई थिंक BIT, ठीक है, ये शायद इसका फॉर्मूला होता है, KBL होता है, ये कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। मैं एक बार देख लूंगी, अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब इसके बारे में डायरेक्टली इसका क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो अब आपने देख लिया क्या क्या फैक्टर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के, कौन कौन से कंडक्ट कैसे कंडक्टर वो कैसे कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। एक तो आपका राइट हैंड थंब रूल हो गया जिसमें हमने इमेजिनरी लाइन को इमेजिन किया था, ठीक है। एक आपका फ्लेमिंग का रूल हो गया लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आप तीनों के डायरेक्शंस को निकाल सकते हो। उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स एंड रिलेज में यूज होता है, मैग्नेटिक क्रेन्स में यूज होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में यूज होता है। यहाँ से आप फॉर्मूला डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है? कॉपर का करंट कॉइल होता है ये, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराता है। इसी में अगर आप बार मैग्नेट को रख देते हो या कोई भी सॉफ्ट मैग्नेट को रख देते हो, सॉफ्ट आयरन को सॉरी, तो वो एक्ट करने लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है वो। व्हाट हैपेंस टू अ मैग्नेटिक फील्ड? जैसे ही आप करंट फ्लो कराना उसमें बंद कर देते हो, ये भी याद रखो, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराना बंद कर देते हो कॉइल में या फिर सॉफ्ट आयरन रखने के बाद, तो ये दोबारा से इंसुलेटर की तरह हेल्प बिहेव करता है, इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं होती है, ठीक है। What happens to magnetic field strength if current is increased? It also increases, करेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है ये भी आप देख लो, उससे पहले आप दो तीन चीजें और देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि के NI होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। सोलेनॉइड क्या होता है आपको पता चल गया। आपको फील्ड पैटर्न क्या पता चल गया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन में मूव करता है, और सोलेनॉइड में भी सेम चीज़ यही होती है कि आपकी ये कॉइल है, ठीक है, सेम सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक मूव करती है मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। इस तरीके से एक्ट करता है जब भी आप करंट को फ्लो कराते हो इधर, ठीक। नाउ कम टू द फोर्स पार्ट। जैसे फोर्स कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, या फोर्स जो होता है, इसमें मैंने एक चीज़ आपसे शायद नहीं शेयर की, यस, हाँ, ये फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है, सॉरी, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, उसमें क्या बताता है कि डायरेक्शन जो हम निकालते हैं किसी भी इससे फोर्स का जो भी डायरेक्शन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डायरेक्टली कैसे डिपेंड करता है एक दूसरे पे। अगर हम डायरेक्टली निकालें उसको तो आपको ये पता है कि कितने क्या उस, जैसे मैं आपको इजीली बता दूं, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक रॉड रखी है जिसमें आप करंट फ्लो करा रहे हो, तो ये जो डायरेक्शन है ये तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप ऐसे मिडिल फिंगर निकाल के बता सकते हो, ठीक है। और एक बार ये भी देखो कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फ्लो करेंगी, अगर आप उस हैंड के अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग डालते हो। लेकिन अगर आप करंट का डायरेक्शन इधर कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। सपोज पहले ये
एंटी इनसाइड जा रही थी, अभी अगर आपने इधर मूव कर दिया तो ये आउटवर्ड आएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में उसको देख रहे हो, ठीक है। उसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपको मोटर्स पता है, लाउड स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। घर में हम कैसे उसे यूज़ करते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस में, जैसे पावर सप्लाई के लिए हम वायर्स का यूज़ करते हैं, रेड और ब्राउन वाले आपने देखा होगा। न्यूट्रल वायर्स होते हैं, कुछ कुछ ब्लू और ब्लैक वायर्स भी होते हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह सब देख कर, और अर्थिंग वगैरह वाले वायर्स, मतलब सब कुछ आप देख सकते हो कि पावर सप्लाई में जो हेल्प करते हैं वो इस तरीके के होते हैं। सर्किट अरेंजमेंट में भी होता है, सेफ्टी डिवाइसेस में भी सिमिलरली होता है, जिसमें आप अर्थिंग की वजह से जो कनेक्ट करते हैं मेटल बॉडी को अप्लायंसेस से, उसे प्रिवेंट कर सकते हो इलेक्ट्रिक शॉक्स को, ठीक है। फिर आपका ये है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे होती हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज से इसका डिपेंडेंसी है, आपको इंक्रीज करना है वोल्टेज, डिक्रीज करना है, वो ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अ, कि अगर आप इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी वोल्टेज, कि कैसा आप वोल्टेज फ्लो हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जब अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होता है, इसे हम किसी भी प्राइमरी कॉइल से पास कराते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूसेस अ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल भी इसे बोलते हैं, इन द सेकेंडरी कॉइल। ये हायर क्लासेस कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल इतना जानना है कि ये इंड्यूस करता है ईएमएफ, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं, एक स्टेप अप होता है, ये क्वेश्चन 1000 टाइम्स पूछा गया है एमसीक्यूज में, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है, जो सेकेंडरी टर्न्स होते हैं उसमें ज्यादा फ्लो होता है प्राइमरी टर्न्स के कंपैरिजन में वोल्टेज, और वोल्टेज इसमें इंक्रीज करते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन में क्या होता है, सेकेंडरी टर्न्स में कम फ्लो होता है, प्राइमरी टर्न्स में ज़्यादा फ्लो होता है, और इसमें वोल्टेज डिक्रीज होता है। सेम ये चीज़ याद रखिए, पूछा जाता है काफ़ी काफ़ी टाइम, ठीक है। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, एन एस अपॉन एन पी। ये भी हायर क्लासेस में है, जो उसमें पोटेंशियल के होता है, वो मोर देन वन हुआ तो स्टेप अप हुआ के होगा, अगर मोर देन लेस हुआ वन हुआ तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में वीपी आईपी इज इक्वल्स टू प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है इसमें, कि प्राइमरी वोल्टेज और एंड प्राइमरी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट। ये डायरेक्टली फॉर्मूला हायर क्लासेस में आते हैं, आपको नहीं जानना है। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कैसे होता है, कॉपर लॉस, एडी करंट्स भी हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, हिस्टेरिस लॉस, फ्लक्स लीकेज, हमिंग लॉस, ये सब हायर कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको नहीं जानना है। यहाँ से आप डायरेक्टली एमसीक्यूज को आप देख सकते हो, ये हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है, एनएस अपॉन एनपी, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज लो इज लोअर देन द इनपुट वोल्टेज इन, ये भी देखो मैंने अभी आपको बताया कि आउटपुट किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि स्टेप डाउन में होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको बता ही दिया। लॉरेंस फोर्स आप देख लो, लॉरेंस फोर्स भी हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मूविंग चार्जेस विद द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, आई एल में बता रही थी ना आपको, बिल करके याद कर सकते हो आप। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्टली करंट कैरिंग कंडक्टर के फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल, डायरेक्शन, लेंथ और उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली पुट ऑन करने के लिए आ जाएगा वैल्यूज, और इससे आप इसके अलावा आप कुछ नहीं पूछते हैं। ये याद रखो कि लॉरेंस फोर्स में क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स ओनली एक्ट ऑन मूविंग चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस पे नहीं लगता है, या फिर नॉन मूविंग चार्जेस पे नहीं मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये देख लो, बीवी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला पुट कर देते, क्यू इज द चार्जेस, ई आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आपका स्पीड एंड बी इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ से ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, वेलोसिटी पुट करके, मैग्नेटिक फील्ड पुट करके, चार्जेस जो आपको दिए होंगे, तो वो आपका फोर्स निकल आएगा, ठीक है। ईएमएफ होता है ये। और मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, बी एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल रखो फॉर्मूला में, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड देख लो, रीजन अराउंड द मैग्नेट टर्निंग कैरिंग कंडक्टर वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर फेल्ट। टेस्ला इसकी यूनिट होती है, हम इसको क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है इसलिए हम इसको वेक्टर बताते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती है, कोई अब कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि दो डायरेक्शन जाती हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। डेंसिटी शोज इज द स्ट्रेंथ। सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल और मूविंग चार्जेस। एम्पियर का लॉ क्या होता है, म्यू आई
देखो ये हायर कॉन्सेप्ट है, मैं बस आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट से, और उसके रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि एम्पियर के लॉ को अगर कभी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो 2 पाई आर तो आपको अपॉन में दिया होता है, क्योंकि ये लूप में काम करता है। और म्यू नॉट की वैल्यू आपको दी होगी, करंट आपको दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट लगाने के लिए पूछ देंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या डिटरमाइन करती है, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। उसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स मूव करती हैं, उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ मैग्नेटिज्म भी आपने पढ़ लिया है कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं, कि अर्थिंग जो कॉन्सेप्ट होता है। इसके की टर्म्स आप याद रख लो, जो जो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ज्योग्राफिक एक्सिस को हम कंसिडर करते हैं कि पूरा मैग्नेट है। मैग्नेटिक एक्सिस टिल्ट करती है 17 डिग्री के अराउंड। मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होती है। मैग्नेटिक, ये सब हायर कॉन्सेप्ट हैं, मतलब आपको नहीं जानना है ये इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये एंगल कितना होता है, नॉट रिक्वायर्ड। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू एन आई से निकालते हैं। म्यू को आपकी वैल्यू दी हो सकती है, मैंने के एन आई बताया था। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितना एयर गैप है। दिस इज द एयर गैप, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, और आपके चार्ज कितना है। फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म, क्योंकि एक डायरेक्शन में मूव करती है इनसाइड द सोलेनॉइड। स्ट्रॉन्गर इनसाइड द सोलेनॉइड तो सब जगह सेम रहती है। ठीक है, जहाँ जितनी वैल्यू यहाँ उतनी वैल्यू यहाँ उतनी वैल्यू यहाँ पे। सिमिलरली विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, और नॉन यूनिफॉर्म में तो चेंज होती है, यूनिफॉर्म में हम हर जगह सेम रहती है। इनसाइड दी इनसाइड द बार मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जा रही है, उसमें भी सेम रहती है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर विद द आयरन कोर, जितना अगर आप बीच में आयरन डालोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है वो। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे आ जाते हैं कि क्या क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया था। आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक करंट को, एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और आपको ये भी बताना है कि ओम्स लॉ क्या है और उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से, उसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। मेरे मेरे क्लास में जितने बच्चे थे, मतलब मेरे जो पेड बैच वाले बच्चे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। यहाँ पे तो डायग्राम भी नहीं, उन्होंने सब कुछ डायग्राम के साथ प्रेजेंटेशन दिया था, तो दैट वाज रियली कमेंडेबल। और यहाँ पे जूल्स लॉ को आपको डिराइव करना है, वो क्या होता है उसके एक्सप्रेशंस बताइए। ये पहले वाली क्लास का है, जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 देखा होगा उसे पता होगा। एक सेफ्टी डिवाइस बताइए जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो होता हो, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो डायरेक्टली, आपको पेड बैच में ये मिल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इसमें आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट को भी मेंशन कर सकते हो, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है उसको भी शो कर सकते हो। मतलब वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन, जिसमें आप डायग्राम्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एक दोनों को एक प्रॉपर्टी बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या डायरेक्शन सेम होती है, क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, एप्लीकेशन, मतलब दो प्रॉपर्टीज में क्या सेम डायरेक्शन में मूव करती है, यूनिफॉर्म होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो सब आप बता सकते हो। वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, मैंने आपको बता दिया, दो डायरेक्शन हो जाती है इस वजह से। द क्लोजर द लाइन दे आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पोल्स पे हमेशा ज़्यादा घनी होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ए के म्यू पे देखा था ना, म्यू नॉट मतलब जितना कम एयर गैप होगा उस पर डिपेंड करती है, इसलिए नेवर इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं, क्योंकि यूनिक डायरेक्शन हो जाएगा उनका, जो कि नॉट पॉसिबल है। इंटरसेक्शन वुड इम्प्लाई टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सिमिलरली द सेकंड क्वेश्चन वाज वेरी एनालिटिकल टुडे। व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर? हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड? मैंने आपको बताया था ना, अगर करंट का डायरेक्शन आप यहाँ कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाती है। करंट का डायरेक्शन इस फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। राइट हैंड वो थंब रूल लगाओ, जहाँ पे थंब है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगी, जहाँ पे उल्टा थंब करोगे तो अंदर की तरफ चली जाएंगी। अंदर को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, बाहर को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। और इसमें कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है मैंने अभी आपको बताया था, तो वो भी आप देख सकते हो। ऑस्टेट का जो इसका एक्सपेरिमेंट है उसको भी ड्रॉ करके मैंने वो भी ऊपर दिखाया था, तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। So that is it for the entire class, and please go and watch the other classes also for the better answer writing practice. Read kariye NCRTs ko. Those of you who don't know, I have a Telegram channel. Again, I'm telling this because it is important for you to understand ki how important is answer writing practice. I have already currently posted one of the videos related to the MCQ part also. Do participate in the poll, and please share and subscribe my channel and follow for more update, and follow for entire strategy of other exams as well. And I really appreciate and thank you for the support you people are giving. So please like, share and subscribe. Do follow, please subscribe to my channel. Bye, take care, and stay tuned for the another part of the video, that is day 9. I'll be conducting next chapter tomorrow, so stay tuned for that.